लेकर हाजिर हम अपना बेहद खास प्रोग्राम उर्दू दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिबेट शो आज का मुद्दा। तमिलनाडु का कदीम शहर महाबलीपुरम, दो महाबली जुमे को मिलने जा रहे हैं यहां पर। जी हां, चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर इस मजहबी शहर का कयाम 7वीं सदी में पल्लव वंश के राजा नरसिंह देव बर्मन ने किया था। दरअसल महाबलीपुरम और चीन का ताल्लुक 2000 साल पुराना है। महाबलीपुरम उस दौर में तिजारत का बड़ा सेंटर था जहां बड़ी तादाद में चीनी ताजिर आया करते थे। महाबलीपुरम में इस बार मिलेंगे चीनी सदर शी जिनपिंग और हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी। खबर यही है कि यह मुलाकात पूरी तरह से गैर रस्मी यानी कि इनफॉर्मल होगी। दोनों लीडरान के बीच 1-to-1 बातचीत होगी, लेकिन ना कोई समझौता होगा और ना कोई MOU साइन होगा। हां, सरहदों पर अमन बनाए रखने और दोनों ममालिक के दरमियान पीपल टू पीपल कनेक्ट पर फोकस होगा। इससे पहले दोनों लीडरान गुज़िश्ता बरस चीन के वुहान में मिले थे, लेकिन एक साल में भारत में 2 बड़े कदम उठे हैं। अगर हम वुहान की बात करें और उसके बाद अब यहां की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं, महाबलीपुरम की बात करते हैं, तो इस एक साल में 2 बड़े कदम उठे हैं। पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ और कश्मीर से आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ और 370 के खात्मे के बाद चीन पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा नजर आया। ऐसे में दोनों ताकतवर लीडरान की यह मुलाकात बेहद अहम है। हालांकि शी जिनपिंग से भारत दौरे से पहले, उनके जो भारत दौरा है उसके पहले, चीनी वजीर खारजा वांग यी ने कहा है कि कश्मीर एक दो तरफा मामला है। तो चीन का इधर कुछ रुख नर्म नजर आ रहा है अपने सदर के हिंदुस्तानी दौरे के तय उसके चलते। महाबलीपुरम में स्टूडेंट्स में भी काफी जोश और खरोश है, उनके दौरे की तमाम तैयारियां हो रही हैं और इससे पहले अहमदाबाद में भी मोदी दौर फर्स्ट में मुलाकात हो चुकी है दोनों लीडरान की और वो भी काफी यादगार दौरा रहा था। और उसके बाद मुलाकात हुई थी चाइना में पिछले साल और उसके बाद बहुत सारी चीजें जो 2 बड़े परिवर्तन हुए हैं, मैंने उसके बारे में भी आपसे बात की है और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है, चीनी सदर के इस दौरे से हासिल क्या होगा? क्योंकि बताया जा रहा है कि यह गैर रस्मी दौरा है, तो गैर रस्मी दौरा होता दरअसल क्या है और क्या 2 बड़े लीडरान के दरमियान वाकई कोई दौरा गैर रस्मी हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है? इस पर बात करने की जरूरत है। दूसरा, दौरे से पहले चीन के कश्मीर मामले पर नर्म रुख के मायने क्या? तीसरा सवाल, क्या दहाइयों पुराने सरहदी तनाजे पर भी अब खुलकर बात होनी चाहिए? दोनों मुल्कों के बीच में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हम देखते हैं कि अंग्रेजों के जाने के बाद से ही ये तनाजा बहुत तेजी से बढ़ा है, बना हुआ है और इस पर अब दोनों मुल्कों को इसी अच्छे माहौल में खुलकर बात कर लेनी चाहिए। कम से कम इसको हल करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर भी बात करने की जरूरत है। चौथा, दोनों मुल्कों के साथ अगर इस तरह से चलता रहा तो एशिया और खित्ते के लिए ये साथ कितना अहम होगा? पांचवा सवाल, कारोबार के लिहाज से ये दौरा दोनों ममालिक के लोगों को क्या देगा? 100 अरब डॉलर का निवेश है चाइना का, हम दोनों का कारोबार है हिंदुस्तान और चाइना का आपस में, इसको मजीद बढ़ाने पर बात हो रही है और इससे आम हिंदुस्तानियों को और आम चाइनीज को क्या कुछ मिलेगा, इस पर भी बात होनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे साथ बहुत अच्छा भी पैनल है। मैंने अपने साथ JK त्रिपाठी साहब को स्टूडियो में बुलाया है। साबिक सफीर हैं, अलग अलग मुल्कों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं, अफ्रीकन मुल्कों में बेहद खास तौर से आप रहे हैं। आपका स्वागत है। शुभ्र कमल दत्ता जी इस वक्त मेरे साथ हैं, सियासी तज्जियाकार के तौर पर आप इन्हें जानते हैं, संघ के विचारक के तौर पर भी आप इन्हें जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त संजीव कौशिक साहब भी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप एक सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हैं, सियासी तज्जियाकार, एक अच्छे आलोचक के तौर पर भी जाने जाते हैं। और मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और मरकजी हुकूमत में HRD मिनिस्ट्री में उच्च शिक्षा समिति के सदस्य भी हैं। खैर मकदम है आपका। आइए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। JK त्रिपाठी जी, मेरा पहला सवाल वही है कि इस दौरे से हमें क्या हासिल होने जा रहा है? देखिए, ये दौरा गैर रस्मी है और इसलिए ये सोचना कि इस दौरे के दरमियान कुछ समझौते होंगे और कुछ ऐसी चीजें निकल करके सामने जाएगी जो कि बहुत अहम होगी, ये सोचना तो सिर्फ सपने देखने के बराबर है।
ये क्योंकि अभी इस तरह के दौरों का अब नया चलन चला है कुछ सालों से, और ये दौरे ऐसे होते हैं कि जो दो देश के, दो मुल्कों के जो सदर होते हैं उनके बीच में एक तरह से दीवारें कम करता है, उनके बीच की दूरियां कम करता है, उनको एक कंफर्ट लेवल देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके दौरान कुछ भी बातचीत नहीं होती, डेलीगेशन लेवल पे बात नहीं होती। डेलीगेशन लेवल पे जो रस्मी दौरा होता है उसमें पूरी बात होती है, हर तरह के मुद्दों के लिए डेलीगेशन जाता है, पहले टॉकिंग पॉइंट निर्धारित होते हैं। लेकिन ये सवाल ये भी है ना सर कि जब दो बड़े मुल्कों के लीडर मिलते हैं, ताकतवर मुल्कों के लीडर मिलते हैं, तो फिर उसमें बहुत कुछ गैर रस्मी नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो हासिल होने वाली चीज ही होती है। हाँ, कुछ चीजें तो उसमें निकल के आती हैं, जिसमें ये होता है कि दोनों अपना इरादा जाहिर करेंगे कि वो जैसे दहशतगर्दी के खिलाफ और तेजी से लड़ाई करेंगे, दोनों ये इरादा जाहिर करेंगे कि वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बातचीत करेंगे, दोनों ये इरादा जाहिर करेंगे कि वो देखेंगे कि तमाम ममालिक एक दूसरे के मसाइल में दखलंदाजी न करें, ये भी शायद हो सकता है। तो कई ऐसी चीज़ें होंगी जो दोनों मुल्कों के सदरों के बीच में इरादे के तौर पे होती हैं, कोई समझौते नहीं होते, लेकिन वो आगे के रास्ते तय करते हैं, वो आगे की राह बनाते हैं कि उनसे ये वो लेकर के, संकेत लेकर के जो दूसरे उनके मतलब सहज बनाते हैं, ताल्लुकात को थोड़ा आसान बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए इस तरह के डायलॉग और कुछ इशारे करते हैं कि किस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, मैं शुभ्र कमल दत्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। पिछले साल वुहान में समिट हुई थी, उसमें भी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नई गति, एक नई तवानाई, गर्मजोशी देखने के लिए मिली थी। क्या इस मुलाकात को उस मुलाकात के एक्सटेंशन के तौर पर ही देखें, क्योंकि इस बीच दो बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, पुलवामा हुआ, जिसके बाद बालाकोट किया गया और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया, और उसमें चाइना का रुख भी दुनिया ने देखा। इमरान, आपके इस बात का जवाब देने से पहले थोड़ा सा एक स्पष्टीकरण दे दूं। जी हाँ, ये ज़रूर है कि भाजपा और संघ के विचार से मैं सहमति रखता हूँ, पर विचारक नहीं हूँ संघ के। जी अब बात आती है आपका महत्वपूर्ण सवाल का। मैं समझता हूँ कि चाइना का रुख कहीं ना कहीं पे भारत के तरफ हमेशा डामाडोली रहा है और आगे भी डामाडोली रहेगा। आर्टिकल 370, धारा 370 और फिर उसके साथ साथ पुलवामा, बालाकोट का आपने जिक्र किया है। आपको याद होगा कि धारा 370 खत्म होने के बाद चीन का जो एक पोजीशन था कश्मीर को लेके, वो कहीं ना कहीं पे भारत के जो एक ऑफिशियल स्टैंड है उसके मुताबिक नहीं था, कुछ ना कुछ जरूर 19-20 था उस पे, और कहीं ना कहीं पे बयानों से लग रहा था कि पाकिस्तान के तरफ सहानुभूति जरूर है। हालांकि ऑफिशियली चीन ने हमेशा यही कहा है कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में आपसी मामला है और शांतिपूर्वक सुलझाने की आवश्यकता है। पर उसके साथ साथ लद्दाख को लेके और लेह लद्दाख को लेके जिस तरह का एक विवादित बयान आया था चीन का, ये कहते हुए कि डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो चीन के विदेश मंत्रालय के तरफ से, वो भारत के जो ऑफिशियल पोजीशन है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का एक इंटरनल हिस्सा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्षय चीन, उस पोजीशन के विपरीत था ये। और मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं पे डामाडोल वाला नीति चीन का रहेगा जरूर। आज अगर जो आपने शुरुआत में जब आपने न्यूज पे जब आपने कहा कि चीन के तरफ से जो जम्मू कश्मीर को लेके जो आज जो बयान आया है कि ये आपसी मामला है भारत और पाकिस्तान के बीच में और आपस में सुलझाना चाहिए, इसके पीछे मैं मानता हूं कि जिस तरह से भौगोलिक दृष्टिकोण में जिस तरह का लगातार जो चेंजेस हो रहे हैं और खास करके चीन का जिस तरह से अमेरिका के साथ जो एक टग ऑफ वार चल रहा है, खास करके ट्रेड वार, और उसके साथ साथ अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि चीनी नागरिकों का जो वीसा है अमेरिका में वो भी रोक दिया गया है, कल ट्रंप प्रशासन ने घोषणा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पे अंतर्राष्ट्रीय जगत पे मैं समझता हूं कि चीन अलग अलग देशों के साथ जिस तरह से उसका आर्थिक जंग चल रहा है, उसके चलते कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा अलग थलग पड़ रहा है अब इंटरनेशनल पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल सिनारियो में। और इसीलिए आप
अब चीन को शायद लगता है कि भारत के साथ उसका साथ में साथ चलना उचित रहेगा और सही रहेगा। मैं मानता हूं कि ऐसे जो एनवायरनमेंट जिस तरह से बन रहा है, इस एनवायरनमेंट में मुझे लगता है कि भारत का लीडरशिप और माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से और भारत के लीडरशिप की तरफ से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में चीन से बात करने की आवश्यकता है। चाहे वो आपके धारा 370 अगर चीन अगर उठाती है शिखर वार्ता में, तो उस पे भी सीधा क्लियर वे में जवाब देने की जरूरत है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर भारत का जो पोजीशन है, उस पे एक क्लैरिटी पूरे सटीक वे में दे देने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ मैं मानता हूं कि ट्रेड पे जो इम्बैलेंसेस है भारत का चीन के साथ, और जिसके चलते हम लोग काफी ज्यादा नुकसानदायक स्थिति में है चीन के जो साथ जो व्यापार है, और जिस तरह का लॉपसाइडेड है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, उसको भी बहुत बड़े पैमाने पे उठाने की आवश्यकता है। मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं संजीव कौशिक जी के पास जाना चाहूंगा। संजीव जी, चीन का रवैया हिंदुस्तान आने से पहले बदला है। हमने देखा कि किस तरह से 370 के मामले में कश्मीर के प्रोपेगेंडा का पाकिस्तान के साथ उसने साथ दिया, यूएन में खुलकर साथ दिया। इसमें कोई छिपी दबी बात नहीं है। उनके पाकिस्तान के साथ दोस्ती किस तरह की, वो भी हम जानते हैं, और हमारे साथ किस तरह के रिलेशन है मजबूत, वो भी हम जानते हैं। वो दोनों मुल्कों को निभाता है अपने अपने तरीके से, क्योंकि दोनों से उसको फायदा उठाना है और अपने तरीके से उनको लेकर चलना है। खित्ते की बड़ी ताकत है, ये भी हम जानते हैं, और हम भी खित्ते की मजबूत ताकत है, ये भी हम जानते हैं। संजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो चीन अपना रवैया हिंदुस्तान आने से पहले बदलता है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ जो बातचीत होनी उसको लेकर के अपनी नीयत साफ करता है। दूसरी तरफ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस दुनिया में यह माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस का ही एक धड़ा। हालांकि कांग्रेस इसका खंडन करती है हिंदुस्तान में, लेकिन वो ये कोशिश कर रहा है कि कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। तो मेरा सवाल यह है कि एक मुल्क जो हमारा खुला मुखालिफ था इस मामले में, कम से कम हमारे पड़ोसी का साथ दे रहा था, वो अपना रुख नरम कर लेता है, लेकिन यहां से इस तरह के सुर कैसे देखें? देखिए इमरान भाई, पहली बात तो दो सवाल आपने कर दिए। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है कि ओवरसीज कांग्रेस की बात जो आपने की, आपने ही उसका खंडन कर दिया कि यहाँ के कांग्रेस इस तरह से इस बात को नहीं मानते हैं, यहाँ से स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। दूसरी बात, आपने शी जिनपिंग की बात शुरुआत दौर में आपने की कि किस तरह से विश्वास बहाली या उनके बदले हुए जो स्वर है उसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कर लें इससे पहले वाले समिट में आखिर मिला क्या। ये हमें पता है कि ये एक ऐसा समिट है जिसमें कोई इस तरह से कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई दोनों तरफ से कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं होती, या कोई आधिकारिक तौर पे इसमें तीसरे व्यक्ति की भी इसमें यदि ज़रूरत तभी पड़ती है जब आप एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते हैं, वो ट्रांसलेटर के लिए। नहीं तो ये सिर्फ और सिर्फ एकदम बिल्कुल दो देशों के दो जो वन टू वन की बात होती है, उन लोगों की बात ये हो रही है। इससे पहले वुहान में जो बात हुई थी मोदी जी के साथ साथ, उसमें दो चार मुद्दे हमें जहां तक याद है, मैंने आज देखा कि सोच, संपर्क, सहयोग, संकल्प और सपने, ये उस तरह की खास बातें थी जो अभी भी जहन में थी। आतंकवाद विरोधी युद्ध में ये इस तरह की कोई बात होती है तो हम दोनों साथ साथ चलेंगे, विवादित मुद्दों को बातचीत के द्वारा हम लोग सुलझा लेंगे, इस तरह की बातें जो सामने आई थी। बहुत सारे इस तरह के पॉइंट थे जो मैं आज देख रहा था, लेकिन लास्ट में मैंने ये देखा कि भारत चीन संबंधों में इसमें कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि पिछले समिट में से कुछ निकल के आई नहीं थी। बात दोनों के बीच की है, वो बैठे आए, स्वागत है, उनका स्वर बदला हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें यदि हम ऐसा कुछ सोचते हैं कि नहीं ये कोई प्रेशर, भारतीय राजनीति के एक प्रेशर की वजह से इस तरह की बात हो रही है या उनके स्वर बदल गए हैं, तो चीन कभी भी अपने स्वर को बदलने वाला नहीं है, भले वो आने के वक्त में इस तरह की बात अभी होने लगे। लेकिन संजीव जी, जैसा कि मैं आपको हर बार याद दिलाता हूं, आज फिर याद दिलाऊंगा, आप सोचेंगे कि क्यों याद दिलाता है, लेकिन मैं फिर भी आपको याद दिलाऊंगा कि मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी दौर है, आपको याद रखना चाहिए। आप इसकी पुराने दौर से तुलना क्यों करते हैं कि जब चीन ने बार बार धोखा दिया और बार बार हमें कहीं ना कहीं उस धोखे का सामना करना पड़ा, लेकिन तो आज चीजें बदल रही हैं। हमने तो केवल आपको ये याद दिलाया कि पिछले से मिला क्या, हमने तो केवल ये याद दिलाया कि पिछले से मिला क्या कि आज हम उम्मीद पाल के बैठे हैं। हमने तो सिर्फ ये कहा आपसे
कि पिछले से जो मिला उसके आधार पे हम उम्मीद पालेंगे ना अगले से कि आगे आगे क्या होने वाला है। क्या वाकई इसके बाद में हम कदम से कदम मिला के चलेंगे, हम दोनों दोस्ती के साथ चलेंगे, हम दोनों के बीच में जो विश्वास की कमी थी, विश्वास बहाल करने की जो कोशिश होगी वो विश्वास बहाल कर पाएंगे, या वाकई यहां से जाने के बाद में पुनः वही ढाक के तीन पात्र रवैये वाली बात होगी? जो दिखा है वो अभी तक ऐसा ही दिखा है जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, साहब जवाब दीजिए। इससे पहले भी बातचीत हुई है, पिछले साल भी वुहान में समिट हुई थी, दोनों लीडरान मिले थे, उससे पहले मोदी पार्ट 1 में भी जिनपिंग आए थे, अहमदाबाद में जोरदार स्वागत हुआ गया था, झूला भी झुलवाया गया था, तमाम चीजें हुई हैं। संजीव कौशिक जी को शुबा है कि मिलता क्या है? देखिए, संजीव कौशिक के लिए तो बैठे नहीं समझाने के लिए, क्योंकि इनका तो ना इनके उनकी पास आवाज नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। देखिए, वो तो गायब हैं इनकी जो सोच के लोग। मैं बताता हूँ, आवाम को समझाइए। हाँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनिए, आपने मतलब सुनने की क्षमता तो होनी चाहिए ना आपके अंदर। अब आप देखिए कि हम अपने अतिथि को भगवान मानते हैं, और हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत में हमें मिला है, उसका हम पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो दिखाएंगे, और हमने पहले भी किया और अब भी करेंगे। असर मैं आपको बता देता हूं। अभी आपको 2-3 घंटे पहले की बात है कि पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है जब से राफेल की पहली डिलीवरी भारत को मिली है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। एक ही तो मुल्क है जिसके पास वो बार बार जाता है। वो इस मतलब उसके परेशानी का ये मामला है कि उसने चीन से कहा है कि उसको विमान उधार पे दे दें। कौन सा विमान उन्होंने मांगा है? वो जो अपग्रेड रडार होते एयरक्राफ्ट, वो मांगा है उन्होंने। और यकीन में J-17 थंडर अपग्रेड करने के लिए बोला है। चीन ने मना कर दिया। ये असर होता है। ये जो आपने कहा ना कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो ये मोदी जी की पॉलिसी का जो सबसे बड़ा हथौड़ा जिसको कहते हैं हम तो अपने भाषा में, अभी त्रिपाठी जी ने बहुत शानदार तरीके से जो लीगल प्रोसेस है कि ये जो मीट होगी ये कैसी रहेगी, उन्होंने समझाया, हमने समझने की। लेकिन ये कौशिक जी को थोड़ा समझ में नहीं आता है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से दबाव बन रहा है, परेशानी में पाकिस्तान है। पाकिस्तान को और चीन को ये लगता है कि अगर इस कंगाली के दौर में हम उसके ऊपर अपना पैसा बर्बाद करेंगे तो हम रिकवरी कहां से करेंगे? रिकवरी उसके जमीन से तो वहां से मिल नहीं सकती। रिकवरी वहां इतनी बड़ी मार्केट भी नहीं है। तो उनको भारत दिख रहा है, भारत की मार्केट दिख रही है, भारत का जो पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स इतनी मजबूत स्थिति में। सुनिए यासिर जिलानी साहब, वो ये भी जानना चाहते हैं ना, पिछले साल जब 27-28 अप्रैल को दोनों लीडरान मिले थे, उस वक्त डोकलाम तनाजा चल रहा था। ठीक है, दोनों लीडरान मिले, आज फिर मिल रहे हैं, कल फिर मिलेंगे दोनों लीडरान। सवाल ये है कि सरहदी तनाजे को लेकर के आपने ऐसा क्या बड़ा कमाल कर दिया, या क्या कुछ सॉर्ट आउट हो गया? चीजें उस वक्त डिस्टर्ब थी, ठीक है, अभी उतनी डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन आपने ऐसा क्या कर दिया? ऐसा कौन सी एक प्रॉब्लम बता दीजिए जो चीन के साथ हो गई, आप बताएं। डोकलाम की आप बात कर रहे हैं, कहीं अरे साहब, हम प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हैं, कोई हुई नहीं, ये आपकी रणनीति और कूटनीति का असर होता है, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो सब उसको हवा बना के पूरे अभी तक की जो हमारी राजनीति रही है 70 सालों में, चीन को ऐसे जब से चीन के साथ युद्ध हुआ उसके बाद से जो पूरी की पूरी राजनीति व्यवस्था भारत की रही है, सबने देखा, ऐसा लगता है कि चीन जो है उसके सामने तो भारत खड़ा नहीं हो सकता। आज भारत सीना तान के खड़ा है, अपने शर्तों पे सारी बात की जाएगी। अपने शर्तों पे आप धकेल दीजिए, लेकिन धकेलते हुए दिखे तो सही। अध्यक्ष को ये बात समझ में आ रही है दिख रहे हैं कि वो इसलिए भारत आ रहे हैं, आप उन्हें लग रहा है उनका सोच देखिए कैसे बदल गया। जो अभी 15 दिन पहले कश्मीर पे चर्चा कर रहे थे, आज उन्होंने कहा है कि ये इंटरनल मैटर है, इस पे हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वहां से ऑफिशियल आज अभी 6 बजे की जो अपडेट है वो उठा के आप देख लीजिए। तो ये भारत की कूटनीति और रणनीति का असर है। बाकी आप विरोध करने के लिए कौशिक जी और इनके पार्टी के लोग और अरे साहब, विरोध करने की बात आप तो हमेशा से कर रहे हैं, को उठा रहे हैं, उस पे तो आप बोल ही नहीं रहे हैं। हमने कहा कि आपको पहला दूसरा आप इसमें रफेल की बात घुसे रहे हैं, बड़े पैमाने पे आया है। कहां से रफेल आपको डिलीवरी मिल गई? आज कहां से रफेल डिलीवरी मिल गई? पहले ये तो बताइए, आपको कहां से हिंदुस्तान में आपने कहां दिखा दिया हमें रफेल की डिलीवरी मिल गई हिंदुस्तान को? ये तो बता दीजिए। की बात करते हैं, आपको क्या लैंग्वेज कहां मिल गई? नहीं आती है? 2019 में मिल गई, नहीं आती है? कहां मिल गई? प्रैक्टिकल आप वो जो आपके लीडर हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने आपको दिखा दिया तो उसको मान लीजिए डिलीवरी हो गई। अरे कैसे मान ले? आप अजीब सोच के आदमी, अजीब सोच के आदमी हम नहीं हैं। आप धरातल पे जा रही है। आज कांग्रेस आप जैसे लोग मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जरूरत कल पड़ेगा, कहां से इस्तेमाल करेंगे उसका? आप डिलीवरी का मतलब ये समझ रहे हैं कि आपके घर में
करेंगे उसका? आपके छत पर डिलीवरी दे दी। अरे डिलीवरी हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, फ्रांस में डिलीवरी होगी हमारी। कमाल की बात कम से कम राजनीतिक भाषा को समझने की नहीं आप फ्रांस में डिलीवरी करा रहे हैं, अभी डिलीवरी हुई नहीं, 2020 में आने वाली है, अभी जाके टीकाकरण कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं आप टीवी पे बैठ के, और आपको ये नहीं मालूम है कि जब तक आपके नेता साहब राजनीतिक लाभ और चुनावी लाभ नहीं लेना होता तो आप जाकर टीकाकरण भी नहीं करते, इस दशा में तो याद भी नहीं आती आपको। फ्रांस से भारत में हो रही है वो हो जाएगी, आप उसकी चिंता ना करें, लेकिन कम से कम कितना आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उसमें ठीक ठाक संजीव जी के खदशात पर? देखिए, मैं संजीव जी की बात से आधा सहमत हूँ। आधा इसलिए सहमत हूँ कि ठीक है, पब्लिक को या जानकारों को ये नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें फर्क आया है, और बहुत ज़्यादा फर्क आया भी नहीं है, क्योंकि ये जो मीटिंग्स होती हैं, ये देखिए ऐसा है कि कोई आपका बहुत बड़ा दुश्मन हो, आप उसको पहली मुलाकात में सोचें कि वो तो पाक से गले लग जाए और आपकी सारी बात मान ले, ख़ासतौर से तब जबकि आपके दुश्मन का वो सबसे बड़ा दोस्त हो, तो ये ओवरनाइट संभव नहीं होता। लेकिन कुछ तब्दीली पिछले बार की मीटिंग से आई है। एक देखिए, एक तो जैसे J-17 थंडर का मांगने की बात उन्होंने कही, वो भी सही है। दूसरी बात देखिए, बालाकोट के बाद पाकिस्तान ने चीन से इंडिया के उसकी इमेजरी मांगी थी कि भारतीय एयर स्पेस में और भारत के जमीनों की नक्शे जो हैं वो चीन उनको मुहैया करे, क्योंकि चीन के पास है सब कुछ। हाँ, लेकिन चीन ने मना कर दिया था, और ये बाकायदे चीन की ओर से बयान आया था। वो भी एक छोटी, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो भी बहुत छोटी चीज थी, लेकिन अच्छी थी कि अगर पाकिस्तान को मिल जाता तो पाकिस्तान को सारी इंटेलिजेंस घर बैठे हो जाती। तीसरी चीज ये है, हालांकि हमारा इसमें डायरेक्ट प्रेशर नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट प्रेशर की वजह से ही अजहर मसूद को वो करने के लिए, इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित करने के लिए 3-4 बार की नानुकुर के बाद धीरे धीरे होता हुआ और तब वो लाइन पे आए। ये कुछ ऐसा है कि आप पत्थर पे रस्सी फेंक देंगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब ये बार बार रगड़ेंगे तो पत्थर मतलब भी ये है मोटे तौर पे कि मोदी हुकूमत इस तरह चल रही है कि आप किसी भी मामले में फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, आपको बात करनी पड़ेगी, बात कीजिए, कॉमा लगाइए, फिर बात कीजिए, फिर कॉमा लगाइए, फिर बात कीजिए, आगे बढ़िए, कॉमा लगाइए, इस तरह से उनको लेकर चल सकते हैं। आप एकदम उनसे ना तो ताल्लुकात रोक सकते हैं और ना ही एकदम झुक सकते हैं, ये नीति है। ये पहले की सरकारों में भी हुआ है कि वो भी जानती रही कि तुरंत ही कोई चीज नहीं होती, चाइना के साथ कम से कम ये दिक्कत है।